नमस्कार दोस्तों, मैं मंजित कुमार अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में आवर्त सारणी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग इसके बारे में पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो कैसे कैसे वैज्ञानिकों ने जो है आपका आवर्त सारणी का वर्गीकरण किया, उस बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो यूज़र्स नए हैं वो पहले जाकर पार्ट 1 देख लें, इसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आवर्त सारणी, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि जो हेनरी मोसले थे, इन्होंने जो आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया था। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक जो होता है वर्ग 1 और वर्ग 2, वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक कहते हैं। ये देखिए 3 से आपको कहाँ तक 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। 13 से आपको 18 तक के वर्ग को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं। और एफ ब्लॉक नीचे आपको 14 तत्वों का, ठीक है, 2 श्रेणी मिलेगा, इसे एफ ब्लॉक कहते हैं। 14 ऊपर वाले को कहते हैं लैंथेनाइट और इसको कहते हैं एक्टिनाइट सीरीज। ठीक है, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। अब देखिए एस ब्लॉक के पहले वर्ग को क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्षार धातुएं। और दूसरे वर्ग को क्या कहते हैं, मृदा क्षार धातुएं। एस ब्लॉक के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, इसलिए हम लोग एस ब्लॉक के बारे में आज नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज पी ब्लॉक के बारे में। लेकिन थोड़ा सा जो क्वेश्चन आता है वो हम आपको बता देते हैं। ये जो होती है एस ब्लॉक के तत्व जो होता है वो मुलायम धातु होता है। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण धातु कहते हैं या संक्रमण तत्व कहते हैं, सॉरी। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। पी ब्लॉक के तत्व में जो है आपको धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु पी ब्लॉक के तत्व को, और एफ ब्लॉक के तत्व को अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं या इनमें से किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक धातु, अधातु, उपधातु पी ब्लॉक और अंतः संक्रमण एफ ब्लॉक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्षार धातु, वर्ग 1 को क्षार धातु और एस ब्लॉक के 2 को मृदा क्षार धातु। और ये आपको पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में आपको कि एस ब्लॉक के पहले वर्ग को चाकू से काटा जा सकता है। चलिए, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक के बारे में सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर पी ब्लॉक कहते किसको हैं, पी ब्लॉक किसको कहते हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पी ब्लॉक उसको कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व उसको कहते हैं जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, पी उपकक्षा में प्रवेश करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, तो ये होते हैं आपको सह संयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। पी ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं, सह संयोजी प्रवृत्ति के होते हैं। और एस ब्लॉक अगर पूछेगा तो आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं, मतलब आयनिक बंधन बनाते हैं। और यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व सह संयोजक बंधन का निर्माण करता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 Np1-6 होता है। याद रखिएगा, अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 Np1-6 होता है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी पी ब्लॉक के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे देगा
एस ब्लॉक के लिए हम लोग पढ़ चुके थे। एस ब्लॉक के लिए क्या पढ़े थे, NS1 से 2 के बीच में, ठीक है। पी ब्लॉक हो गया आपको, ये एस ब्लॉक हो गया और ये पी ब्लॉक। अब देखिए पी ब्लॉक के तत्व कहाँ से कहाँ, तो याद रखिए पी ब्लॉक किसको कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में प्रवेश करता है। फिर जो है आपको इसका जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो सभी तत्व क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। और NH2 NP1-6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब ये जानते हैं कि पी ब्लॉक के तत्व कहाँ से कहाँ होता है, तो 13 से 18, ठीक है, वर्ग 13, 15, 16, 17, 18, ठीक है, ये आपको पी ब्लॉक के तत्व हैं। तो जानते हैं कि आखिर ये कौन कौन से तत्व होते हैं। देखिए ये वर्ग जो 18 होता है इसको शून्य ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, शून्य वर्ग भी कहते हैं। और वर्ग 18 में अक्रिय गैस होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ये क्या होते हैं, अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस। इसको आपको उत्कृष्ट गैस, इसको नोबेल गैस और इनर्ट गैस भी कहते हैं। 17 जो होता है हाइड्रोजन फैमिली का होता है, एक्स ग्रुप, हाइड्रोजन समूह, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन होता है, ठीक है। ये होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुनियम एंड पोलिनियम, ठीक है। 15, 14, 15, 6 ऑक्सीजन और एक वर्ग 13 ये हो गया, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलुनियम, टेलुनियम और पोलिनियम होता है। इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है, ये होता है आपको। इसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टीन लेड। और इस वर्ग 13 का जो ग्रुप होता है वो आपको बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक के तत्व होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, एंटीमनी, सॉरी टीन लेड, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और पी ब्लॉक के तत्व आपको कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं, 13 से 18, और इसमें धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। और पी ब्लॉक के तत्व सहसंयोजी प्रवृत्ति के होते हैं, सहसंयोजक बंधन का निर्माण करते हैं। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NS2 NP1-6, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसमें सबके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग अक्रिय गैस के बारे में पढ़ेंगे, सारे के बारे में, हैलोजन फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, ठीक है, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं अक्रिय गैस के बारे में। सबसे पहले अक्रिय गैस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सीधा क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों का स्थान कितने वर्ग में है, तो वर्ग 18 में। और वर्ग 18 को क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग कहा जाता है। और अक्रिय गैस बहुत प्राकृतिक में मुश्किल से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है, ठीक है, इसे दुर्लभ गैस भी
कहा जाता है, याद रखिएगा। तो दुर्लभ गैस किसे कहा जाता है? तो अक्रिय गैस को। क्यों? क्योंकि यह प्राकृतिक में बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं, इस कारण से इसे दुर्लभ गैस। और अक्रिय गैस जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्यों नहीं लेता है? क्योंकि इसका स्टैक पूरा होता है। ठीक है, यह स्टेबल तत्व हैं, गैस हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है और सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। सबसे हल्की अक्रिय गैस, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम है। और सबसे भारी अक्रिय गैस कौन है? तो रेडॉन है। अब पूछेगा सबसे हल्की, सबसे हल्का घनत्व किस अक्रिय गैस का होता है? तो हीलियम का। और सबसे कम घनत्व और सबसे ज्यादा घनत्व किस अक्रिय गैस का होता है? रेडॉन का। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन शुरू हो गया। क्वेश्चन शुरू हो गया है। सोनबर्ग कहते हैं वर्ग 18 को। सोनबर्ग में अक्रिय गैस की प्रधानता दी गई है। अक्रिय गैस को और अन्य नाम से भी जाना जाता है। अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस और इनर्ट गैस के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या प्राकृतिक में 6 है। कितनी है? 6। कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ठीक है, और इसे दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे हल्का अक्रिय गैस हीलियम और सबसे भारी रेडॉन। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं प्राप्त होता है? तो जो वायुमंडल में नहीं मिलता है वो है कौन? रेडॉन है। ठीक है, कौन है? रेडॉन है। तो ये रेडॉन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूकंप उत्पत्ति के समय रेडॉन गैस निकलती है। ठीक है, तो भूकंप के उत्पत्ति के समय कौन सी गैस निकलती है? रेडॉन गैस। और वायुमंडल में इनमें से कौन से अक्रिय गैस नहीं पाए जाते हैं? तो कौन नहीं पाए जाते हैं? रेडॉन नहीं पाए जाते हैं। और रेडॉन के बारे में बता देते हैं कि यह क्या है। रेडॉन क्या है? एक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और इसी कारण बस इसका इस्तेमाल जो होता है रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो रेडॉन के बारे में हम लोग जान गए। तो रेडॉन क्या है? तो रेडॉन प्राकृतिक में नहीं पाए जाते हैं, वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। इसकी उत्पत्ति भूकंप उत्पत्ति के समय होती है और इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो ये रेडॉन से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है आपको कि वह कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक, एक पूछेगा वायुमंडल और ब्रह्मांड। 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो जब वायुमंडल की बात आता है तो वो कौन हो जाएगा? आर्गन। 0.6% जो है लगभग में वायुमंडल में पाए जाते हैं। अब चूंकि अगर ब्रह्मांड का बात करता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है, तो ब्रह्मांड में जो पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में है वो क्या है? हीलियम है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य के रासायनिक संरचना में 71% आपको हाइड्रोजन पाया जाता है और 25.7 लगभग 26%, ठीक है, लगभग 26% जो है हीलियम पाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? आर्गन। और ब्रह्मांड में अगर पूछेगा तो कौन है? हीलियम, लगभग 26% के करीब। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं हीलियम के बारे में। चलिए अब 1 बाय 1 हम लोग रेडॉन के बारे में पढ़ लिए। तो रेडॉन क्या है? वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला नोबेल गैस है। ये भूकंप उत्पत्ति के समय उत्पन्न होता है और इसका इस्तेमाल रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के उपचार में किया जाता है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हीलियम के बारे में। ठीक है, तो हीलियम का खोज किसने किया? तो लोकियर ने किया। ठीक है,
हीलियम का खोज लोकियर ने किया। हीलियम क्या है? एक अज्वलनशील, ज्वलनशील, ठीक है, अज्वलनशील अक्रिय गैस है। अज्वलनशील मतलब कि ये जलता नहीं है, तो लोकियर ने इसका खोज किया। ये अज्वलनशील और हल्की अक्रिय गैस है। अज्वलनशील और हल्का अक्रिय गैस है। इसी कारण बस इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो गुब्बारे में किया जाता है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? सीधा क्वेश्चन आता है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम, ठीक है। और मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो बैलून, गुब्बारे में कौन सी गैस भरकर छोड़ी जाती है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कौन सी गैस भरकर छोड़ी जाती है? हीलियम को भरकर छोड़ा जाता है। सीधा आता है वायुयान के टायर में, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो हीलियम भी भरी रहती है और नाइट्रोजन भी, याद रखिएगा, हीलियम के साथ नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि सबसे हल्का जो तत्व है, सबसे, वो कौन है? हाइड्रोजन है। लेकिन हीलियम को क्यों भरा जाता है? तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जैसे ही संपर्क में आता है यह विस्फोट करता है और जल का निर्माण करता है, ठीक है। जिसके कारण जो है हीलियम, हाइड्रोजन को गुब्बारे में नहीं भरा जाता है, जबकि हीलियम एक अज्वलनशील है, ये जलता नहीं है। तो अगर विस्फोट भी हो जाएगा तो यह जलेगा नहीं। और यही कारण है कि वायुयान के टायरों में भी ये क्यों भरी जाती है। कभी कभी दबाव अधिक हो जाने के कारण वायुयान का टायर क्या हो जाता है? फट जाता है। तो वायुयान का टायर अगर फट जाता है तो इसमें मान लिया जाए कि हाइड्रोजन गैस भर देते, तो क्या होता? हाइड्रोजन गैस भर दें तो जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो यह विस्फोट करेगा, जिसके कारण वायुयान में आग लगने का खतरा बना रहता है। जिसके कारण जो है वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। अब देखिए नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हीलियम नहीं, अगर ये गैस पूछेगा तो हीलियम, और अगर हीलियम ऑप्शन में नहीं है, नाइट्रोजन ऑप्शन में है, तो नाइट्रोजन भी लगाइए, क्योंकि वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है। क्यों भरा जाता है? क्योंकि यह हल्की होती है, हल्की एवं ठंडी गैस है। नाइट्रोजन हल्की एवं ठंडी गैस है। अब तापमान अगर बढ़ता है, वायु दबाव बढ़ता है, जिसके कारण ये क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। तो वायुयान का टायर जो है फटने नहीं देता। कभी कभी अगर फट जाएगा तो क्या होता है कि ये भी जो होता है ज्वलनशील होता है, तो आग पकड़ लेता है। चलिए ठीक है, हीलियम के बारे में हो गया। लोकियर अज्वलनशील है, हल्का है और गुब्बारे में भरा जाता है। मौसम की जानकारी के लिए गुब्बारे में हीलियम गैस को भरकर छोड़ा जाता है, ठीक है, वायुयान के टायरों में। अब देखिए जो श्वसन होता है, कृत्रिम श्वसन, कृत्रिम श्वसन कहने का मतलब हॉस्पिटल में जो देखते होंगे ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस भरी रहती है? हीलियम। या देखते होंगे गोताखोर लोग, ठीक है, गोताखोर जो नदी उदी में जो तैराक लोग होते हैं, वो पीठ में सिलेंडर बांधकर जो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें भी कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। और एक पॉइंट और याद रखिएगा हीलियम के बारे में, ठीक है। तो कृत्रिम श्वसन के रूप में कौन सी गैस ऑक्सीजन के साथ भरी जाती है? तो हीलियम, ठीक है। और कृत्रिम श्वसन यानी जितना भी ऑक्सीजन आप देखते हैं हॉस्पिटल में, तो उसमें कौन सी गैस रहती है? हीलियम गैस रहती है। और गोताखोर लोग किस गैस का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन के साथ? हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। और अति कम ताप पर ठंडा करने के लिए, ठीक है, अति कम ताप पर ठंडा करने के लिए भी हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपको हीलियम के बारे में। अब देखिए दूसरा जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे नियॉन के बारे में। तो नियॉन के बारे में देखिए ट्यूबलाइट में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नियॉन। चमकने वाली विज्ञापन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नियॉन का, ठीक है।
ट्यूबलाइट हो गया, इसके बाद हो गया वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, टेलीविजन ट्यूब। तो ये सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नियॉन। एक क्वेश्चन आता है कि नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, और ये किया जाता है एयरपोर्ट पर, ठीक है। एयरपोर्ट पर जो एयरपोर्ट पर चालकों को संकेत देने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सीधा क्वेश्चन आता है। तो नियॉन लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कोहरा में भी अधिक चमकता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है सजावटी बत्तियों में, ठीक है, सजावटी बत्तियों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सजावटी बत्तियों में नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो नियॉन का इतना ट्यूबलाइट में, वैक्यूम ट्यूब में, टेलीविजन ट्यूब में, ठीक है, चमकने वाली विज्ञापन में, फिर नियॉन लैंप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन आता है कि एयरपोर्ट पर चालकों को संकेत देने के लिए किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो नियॉन लैंप का। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कोहरे में भी अधिक चमकता है, ठीक है। और सजावटी बत्तियों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? नियॉन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये दो हो गया नियॉन। इसके बाद आपको हीलियम नियॉन आर्गन के बारे में, ठीक है। तो आर्गन जो है बल्बों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आर्गन। और इसके साथ जो आर्गन के साथ 26% नाइट्रोजन भी आपको बल्ब में मिलाया जाता है। तो सीधा अगर आर्गन ना दे करके नाइट्रोजन दे देगा, ठीक है, तो कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बल्ब में 26% नाइट्रोजन भी होता है। तो सीधा क्वेश्चन आपको आएगा कि बल्बों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो कौन सी गैस भरी रहती है? तो बल्बों में आपको आर्गन गैस भरी रहती है, और इसमें जो है 26% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। अब देखिए आर्क वेल्डिंग में आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी वेल्डिंग में किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको या आग बुझाने में किस अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और आर्गन के बारे में पता है कि यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में, ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो वो कौन सा है? आर्गन। लेकिन अगर यही ब्रह्मांड में पूछेगा तो वह कौन है? हीलियम है। तो आर्गन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन गैस। आर्क बिल्डिंग में कौन से अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आर्गन गैस। आग बुझाने में कौन से अक्रिय गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आर्गन। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो वह आर्गन है। देखिए क्रिप्टन से उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिप्टन आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन से क्वेश्चन आता है। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस, ठीक है, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला, और इसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। तो देखिए जेनॉन से आता है आपको कि सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? जेनॉन। और किसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो जेनन को, ठीक है। और रेडॉन के बारे में पढ़ा चुके हैं कि यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। यह भूकंप उत्पत्ति के समय उत्पन्न होता है, और रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपको आवर्त सारणी में अक्रिय गैस के बारे में। देखिए अक्रिय गैस से क्वेश्चन हमेशा बन जाता है, इसलिए इसको नज़रअंदाज ना करें। एक क्वेश्चन अक्रिय गैस से हमेशा पूछ देता है। तो आप अगर ये पूरा पीरियोडिक टेबल अगर आपका कवर रहता है तो कम से कम भी तो यहाँ से 3 से 4
मार्क्स का केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन यहाँ से हर एग्ज़ाम में यहाँ से आता है। अब देखिए, क्योंकि इसमें जो है सभी तत्वों के बारे में पढ़ना है, तो कभी ऑक्सीजन से क्वेश्चन दे देता है, तो कभी कार्बन से क्वेश्चन दे देगा, तो नाइट्रोजन से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। इस प्रकार फ्लोरीन से क्वेश्चन दे देगा, क्लोरीन से क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, कि जल के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल से जो है आपको अगर कंप्लीट हम करा देंगे तो 3 से 4 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, तो हम नहीं समझते हैं कि इससे बाहर कुछ भी आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको एक्स ग्रुप के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, पूरा डिटेल में हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ाएंगे। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन सबके बारे में बताएंगे, कुछ यौगिक के बारे में बताएंगे जहाँ से प्रश्न जो आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।